बाबा प्रतिबिंबन पे कुछ चर्चा करेंगे। प्रतिबिंबन में तो जैसा आप बैठे हैं आपके ऊपर प्रतिबिंबित रहता है, आप सबके ऊपर प्रतिबिंबित है ही है। वैसे ही एक अणु रेणु तृण काष्ठ धरती आकाश में जितने भी तारा रहता है सबका ऐसे ही व्यवस्था है। हम भी प्रतिबिंबित रहते हैं, हर वस्तु हमारे ऊपर भी प्रतिबिंबित रहता है। जब आप कहते हैं हर वस्तु हमारे ऊपर प्रतिबिंबित रहता है, हर वस्तु मतलब अस्तित्व में हम स्वयं प्रतिबिंबित रहते हैं। हम जितना प्रतिबिंबित रहते हैं किसी के साथ उतना ही प्रतिबिंबन हमारे ऊपर भी रहता है, चाहे पहचाने चाहे न पहचाने। नहीं, लेकिन जब आप हर वस्तु जैसे बोलते हैं तो जैसे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है, आप भी वहाँ कभी नहीं गए? वह पुनः हुआ है, वो तो अपने में राइट एंगल होना है, एक नंबर एक अपने सीधा ससमुखता होना है, तभी ससमुखता की बात कहा। तो प्रतिबिंबन ससमुखता में ही है। हाँ, ससमुखता में ही है। ठीक है, इसको अच्छे तरह से समझना है। परंतु जैसे एक दूसरी बात पूछूं बाबा स्पष्टीकरण के लिए, साधन भाई अभी आपकी ससमुखता में नहीं है, परंतु आप स्मरण में रहता है ना। हाँ, तो वो प्रतिबिंब से लेना देना नहीं है उसका। प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब का प्रभाव से बन गया, प्रतिबिंब से स्मरण में आ गया, प्रभाव से आ गए। ठीक, प्रभाव जो है ना हमारे साथ बना ही रहता है, हमारा प्रभाव उनके ऊपर बना ही रहता है, ऐसा बनता है। प्रतिबिंब के बाद प्रभाव ही है, उसके बाद प्रयोजन है, प्रयोजन के साथ संबंध जुड़ गए। एक वाक्य आप कहते हैं कि प्रतिबिंब प्रभाव नहीं है, परंतु प्रतिबिंब के बाद प्रभाव है, आप कह रहे हैं। प्रभाव की इसको थोड़ा स्पष्ट कर दें। प्रभाव जो है ना, जैसा किसी सूर्य का सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के पहले भी जो सारे बातों का प्रतिबिंब रहता है, किंतु सूर्य उदय होने पर सूर्य का प्रकाश का प्रभाव आता है। अभी जैसा सवेरे हो गया हमारा है ना, सूर्य का प्रकाश के साथ नहीं, यद्यपि इसके साथ सभी का प्रतिबिंब रहता ही है, सूर्य के साथ और भी ग्रह गोलों का प्रतिबिंब रहता ही। प्रभाव जो है ना ये सूर्य का हो गया ऐसा। तो इस वाक्य का क्या मतलब है कि प्रतिबिंब प्रभाव नहीं है? प्रतिबिंब के साथ प्रभाव रहता है, हो जैसे कैसे समझाए जाए भाई? नहीं, प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब के साथ आपका प्रभाव है, प्रभाव आने के बाद आपका जो प्रतिबिंब गौण हो जाता है, प्रभाव जो है ना प्रधान हो जाता है। इतने तो देखने को मिलते ही मिल ही रहे हैं। तो हीट वीट के प्रभाव की भी बात। प्रभाव यहाँ पे आप गुण, उस इकाई के गुण के अर्थ में बोल रहे हैं। गुण स्वभाव धर्म माने रूप का प्रतिबिंब, गुण स्वभाव का प्रभाव, धर्म का प्रभाव बनता है। अभी स्वभाव का गुण का प्रभाव हुआ, स्वभाव का प्रभाव हुआ, गुण धर्म का प्रभाव हुआ, उसको गणना करना मानव का काम है। ठीक बात है, ये ठीक बात है कि मनुष्य का प्रतिबिंब मनुष्य ही पहचानता है। ठीक बात है, गुण का प्रभाव है। ठीक है। अब आप दो शब्द और प्रयोग करते हैं, प्रत्यानुबिंब और अनुबिंब। ये तो प्रत्यानुबिंब अनुबिंब की बात कहा है, जैसा अधिक प्रकाश इसमें सूर्य में होती, तो प्रकाश संपन्न होने की प्रक्रिया में है ये, तो विरल वस्तु प्रतिबिंब अनुबिंब प्रत्यानुबिंब विधि से सभी ओर से प्रकाश संपन्न हो जाते हैं। उस विधा में है, माने उसका प्रतिबिंब में जो छाया होती है वो छाया विहीन होने का आधार पर बताया। विरल वस्तु का छाया मिलता है किस विधि से? सूर्य का प्रतिबिंब वो तो रहता ही है, उसके आधार पर प्रतिबिंब विधि से सभी ओर प्रकाश बन जाती है, ऐसा उस आधार पर बताया।
पर ये प्रक्रिया तो सर्वत्र है। हाँ, सर्वत्र, मतलब जो प्रतिबिंब अनुबिंब प्रत्यानुबिंब की प्रक्रिया सबके साथ है, निरंतर है। विरल वस्तु में खास रूप का प्रकटन दिखाती है, ये खास कह रहे हैं। प्रभाव ऐसा है। ठीक बात, वैसे प्रभाव की बात आ गई। ठीक। और वही धरती के साथ, धरती जो अनंत परमाणुओं से बनी है, तो धरती के ऊपर जो एक परछाई होती है, ऐसा। तो बाबा जैसे मानव के ऊपर परछाई होती है। और जैसे बाबा मेरी सत्सम्मुखता में कोई इकाई है, उसका प्रतिबिंब मुझ पे पड़ा, ठीक है ना भाई। तो उसके बाद जब मेरा प्रतिबिंब किसी और इकाई पे पड़ता है, तो जो प्रतिबिंब इनका मेरे पे पड़ा था, क्या वो भी आगे प्रत्यानुबिंब विधि से जाता है? आप जो है ना, आपके साथ जो प्रतिबिंबित रहता है, उसके साथ है तो आप प्रतिबिंबित होते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के ये कह रहे हैं, अगर ये जो वस्तु यहाँ पर इसमें प्रकाश ज्यादा है, तो आपके प्रत्यानुबिंब में उसका असर जाएगा। यहाँ पे रेलेवेंट है आपके साथ जितने प्रतिबिंब बना रहता है, उसके साथ है तो आप प्रतिबिंबित रहते हैं। अच्छा, अगर उसको छोड़ करके कहाँ भागेंगे? तो बाबा ये जो अनुबिंब प्रत्यानुबिंब की बात आप करते हैं, इसका रेलेवेंस प्रकाश के संदर्भ में जब एक वस्तु बहुत ब्राइट हो तब आप वही नहीं, लेकिन उसके बिना भी तो होगा। पूछिए। नहीं, उसके बिना भी होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं। प्रकाश के संदर्भ में ही कहा। ठीक है, लेकिन अगर वो कुल मिलाकर वो भी विरल वस्तु में प्रतिबिंब नहीं होता है, उसको प्रमाणित करने के लिए कहा है। लेकिन अगर प्रकाश कम भी हो, तब भी मेरे पे जो भी प्रतिबिंब पड़ा है, वो आगे तो प्रतिबिंबित होगा ही ना बाबा। क्या कहा? ये पूछ रहे हैं कि जैसे अभी आप 3 लोग बैठे हैं, 3 क्या, जैसे कि आपका प्रतिबिंब इन पर पड़ रहा है, अब इनका प्रतिबिंब मुझ पे पड़ रहा है, तो उसमें आपके प्रतिबिंब का भी कुछ निहित है क्या? रहता ही है, बता तो दिया उसको। प्रतिबिंब सहित ही आप रहते हैं, तो वो प्रकाश का ही। हाँ, ठीक। ये सब प्रकाश से संबंधित है। क्या प्रकाश जो है ना, आवेश से संबंधित है। नहीं, बाबा आप ये कह रहे हैं ऐसा बात बनता है। स्वाभाविक रूप में जो प्रकाश मानता है, वो साधारण है, वो सब में होता है। ये सब में है ही। हाँ, तो मतलब स्वाभाविक हर वस्तु प्रकाशमान है, ये बात को कहा है। नहीं, तो जब आप कहते हैं कि ये प्रकाश से संबंधित है, उसका क्या अर्थ हुआ? परस्परता में अधिक जो है ना आवेशित है, उसका प्रकाश होता है। ये जैसा धरती के साथ सूर्य का परस्परता है, सूर्य आवेशित है, उसका प्रकाश को हम प्रकाश मान रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर आवेश ना भी, मान लीजिए कोई स्वभाव गति का प्रकाश जो हो रहता ही है, प्रकाश मानता सब में रहता है। तो परमाणु में है ही। हाँ, चाहे परमाणु हो, अणु हो, अणुरचित रचना हो, हर वस्तु में प्रकाश मानता रहता है। तो अगर आवेश वाला प्रकाश ना भी हो, तो मेरे पे जो भी प्रतिबिंब, अधिक प्रकाश की बात हो गया हो, जैसा दिया जलाता है वगैरह, ठीक है, ये सब हो गया। नहीं, कुछ और पूछ नहीं बाबा। अगर आवेश का प्रकाश ना भी हो, स्वाभाविक रूप में प्रकाश रहता ही है, प्रकाश मानता रहता है। बताए ना, आगे कुछ बोल रहे हैं बाबा। क्या पूरा करने दीजिए बाबा। कि अगर आवेशित प्रकाश ना भी हो, जो प्रतिबिंब मुझ पे पड़ता है, वो पड़ा ही रहता है, और वो आगे प्रतिबिंबित होता है, चाहे प्रकाश कम हो या ज्यादा। रहता ही नहीं रहता प्रकाश, अधिक प्रकाश रहे ना रहे, हमारा प्रतिबिंब रहता ही है। आप सभी ओर ये भी लिखा है। तो ये तो बिंब है, तो उसका प्रतिबिंब है। तो फिर तो जैसे अगर मैं किसी वस्तु से ससम्मुखता में नहीं भी हूँ, परंतु प्रत्यानुबिंब अनुबिंब विधि से मेरा प्रतिबिंब उस पर पड़ सकता है। प्रतिबिंब ही होती है, स्वभाव गति का प्रतिबिंब है। स्वभाव गति में मन हर वस्तु प्रतिबिंबित रहता ही। लेकिन आपने कहा ना बाबा कि प्रतिबिंबन ससम्मुखता में होता है। प्रतिबिंबन
ससमुक्ता हर वस्तु में रहता है। एक तो एक सामान्य बात हुई, हर वस्तु परमाणु में प्रतिबिंब क्यों समझ में नहीं आता है, उसके बारे में विरल वस्तु के बारे में बताया वो ठीक है है ना, और उसके ठोस वस्तु में बताया, सभी बात को पूरा किया है। नहीं तो मैं उसमें कुछ और जानना चाह रही थी बाबा। क्या कुछ अच्छी बात कहना चाह रहे? हाँ, देख लेते हैं बाबा। हाँ, देख पूरा बता। आपने कहा कि प्रतिबिंबन सिर्फ प्रतिबिंबन ससमुक्ता में रहता है। ससमुक्ता में, ठीक है, तो मान लीजिए कि वहां पे एक दरवाजा है, वो मेरी ससमुक्ता में है। ठीक है ना, दीवार है, दरवाजा है, सुन लीजिए। हाँ। परंतु आपकी ससमुक्ता में नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है ना, तो आपका प्रतिबिंब मुझ पे पड़ा, हाँ, ठीक है ना, और मुझसे आपका प्रतिबिंब उस दरवाजे पे पड़ा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो प्रतिबिंबन फिर रहने के लिए सिर्फ ससमुक्ता तो नहीं आवश्यक ना, क्योंकि आपका प्रतिबिंब भी तो उस दरवाजे पे बढ़ रहा है। आप तो किसी के ससमुख है। वही ये देखो कहाँ पहुँच गए हैं। क्या पूछना चाह रहे हो? आप जो कुछ भी है, आप जिसके सम्मुख है उसमें सब प्रतिबिंबित हो। आपके ऊपर जो प्रतिबिंबित रहता है उसके साथ है प्रतिबिंबित है। तो फिर उस विधि से तो अस्तित्व की हर इकाई दूसरी इकाई पे प्रतिबिंबित होगी। सबके साथ ऐसे ही है, हर इकाई मतलब अनंत इकाई। हर वस्तु के साथ ऐसे ही। नहीं, ये क्लियर नहीं हो रहा है बाबा। कुछ धरती से लेकर सूरज से बाबा लेकर तो ये कह रहे हैं अनंत तक ऐसे ही कि हर इकाई प्रतिबिंबित है, ये कह रहे हैं वो। तभी हम एक दूसरे के साथ प्रस्तुत नहीं हो भी पाते हैं। मदद क्या है इसमें, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यह है आपके ऊपर जो प्रतिबिंबित है उसमें पहचान है आपको, उसका पहचान दूसरों को कराओगे। ठीक बात है। ऐसा बात यहाँ मानव के संदर्भ की बात हो रही है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। आप समझा दोगे अगर आपको समझ में आया? ये मानव के साथ है ये। नहीं बाबा देखिए, मैं जिज्ञासा को दूसरे रूप में रखता हूँ। आप तीन ऐसा अनुमान करिए कि तीन पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है, पत्थर जड़ इकाइयां, पत्थर एक, पत्थर दो, पत्थर तीन, इनको नाम दे देते हैं अपन। पत्थर एक और पत्थर दो ससमुक्ता में है, तो पत्थर एक का प्रतिबिंब पत्थर दो पर पड़ रहा है, ठीक है ना? पत्थर दो का भी प्रतिबिंब पत्थर एक पर पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक बात। पत्थर एक और पत्थर तीन ये ससमुक्ता में नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो पत्थर एक का पत्थर तीन पर नहीं पड़ रहा, पत्थर तीन का पत्थर एक पर नहीं पड़ रहा है। परंतु जो पत्थर दो है ये पत्थर तीन की ससमुक्ता में है, ठीक है, तो इनका पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब हम कहते हैं कि एक का प्रतिबिंब दो पर पड़ा और दो जब प्रतिबिंबित होगा तो उसमें ये तो एक का समाहित है। आप जो है ना पत्थर के साथ कोई पहचान होता ना। अच्छा, मानव ही एक दूसरे को पहचान कराता है। हम दो ही नहीं है, तीसरा ये है। जड़ इकाइयों में ये। अच्छा, तो जड़ में जो प्रतिबिंबन हो रहा है उस पे प्रतिबिंब रहता ही है, इतना ही है। अच्छा, तो उसका प्रतिबिंब है ससमुक्ता में है। हाँ, बस ससमुक्ता में प्रतिबिंब है। ठीक है। और मानव में प्रतिबिंब जो ससमुक्ता में रहता ही है। हमारे और ससमुक्ता में जो प्रतिबिंब रहता है तो हम जो किसी को पहचान कराना है तो कराते हैं। ठीक बात, ऐसा कह रहे हैं बाबा। ऐसे तो है। ये जो इनडायरेक्ट वाला हम लोग कंफ्यूज होते थे, उसमें बाबा का कहना है कि मानव में ये योग्यता है कि वो जो आपको नहीं भी दिख रहा, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, पहचान करा सकता हूँ। अभी जो है ना वहाँ जीवन है, यहाँ जीवन है बता रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका ससमुक्ता हुई तभी तो बता रहे हैं। किसी न किसी विधि से होने के बाद किसी को समझ में आया तो दूसरे को प्रमाणित कर रहा है, समझा रहा है। ठीक बात। परंतु ये सब तो हम सुनते ही। तो इसको तो परस्पर समझाना बोलना चाहिए ना, इसको परस्पर प्रतिबिंबन वाली बात क्यों? वो तो बात प्रतिबिंब से मुक्त होकर के प्रभाव से प्रस्तुत हुए ना बाबा। ठीक बात, ठीक बात। कैसे करें? ठीक बात, ऐसे ही करें, ऐसे ही करें। अभी चार भाग बताया। ठीक। चार में से जब धर्म से संबंधित है बात बाकी सब गुण हो गए। यदि स्वभाव आ गए तो दो गौण हो गए, गुण आ गए तो एक गौण हो गए, रूप गौण हो गए। ऐसा बात बना हुआ। तो इसको अच्छी तरह से अपने में अरेंज करने की बात है। ये अरेंजमेंट की बात है।
हाँ, अच्छा, एक मेरे ख्याल से सवाल वहां से आया, बताइए। ये जो प्रतिबिंबन है मानव के संदर्भ में, आप कहते हैं कि रूप के साथ स्वभाव गुण धर्म रहता ही है। हाँ, परंतु ये प्रतिबिंबन अनुभव का मूल के वो तो रहता ही है। हाँ, क्या अनुभव मतलब? का मूल तो ही है, जो हर प्रतिबिंब के साथ अनुभव का संबंध बना ही है। मतलब वो एक अनुभव के लिए कारण है। हाँ, कारण है। कारण, परंतु पहले से ही जीवन को पता है, ऐसी बात तो नहीं है ना? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब पता लगने की विधि में ये सब है। ठीक बात। पता लगने की जो प्रक्रिया होती है, हमारे ऊपर कोई भी गुण स्वभाव धर्म का, हाँ, तो वो प्रक्रिया के संदर्भ में है। ठीक है, तो फिर उसके फलस्वरूप हम समझते हैं क्या एक दूसरे को हम इनके सम्मुख है, आपके सम्मुख नहीं है, किंतु इनके बारे में हम आपको बता पाएंगे। ठीक बात। क्योंकि उनका प्रभाव के आधार पर हम बता पाएंगे। ठीक बात। प्रतिबिंब तो आपके साथ नहीं जाएगी। ठीक बात। तो आपसे जो हम प्रभावित हैं, उसको हम आपको समझाएंगे। ठीक बात। तो ये सिर्फ मानव में होता है, ये सिर्फ मानव में होता है, ये जड़ इकाइयों में नहीं होता कि हम प्रतिबिंबन सहित अपना प्रतिबिंब जड़ में गुण स्वभाव धर्म को एक दूसरे के ऊपर, जैसा एक प्रतिबिंब के साथ गुण स्वभाव धर्म रहता ही है, इकाई में प्रतिबिंब जिसका रहता है उसमें अपना गुण स्वभाव धर्म रहता है। उस इकाई में, जड़ इकाई में रूप प्रधान प्रतिबिंब, चैतन्य प्रकृति में रूप गुण स्वभाव धर्म प्रधान प्रतिबिंब, उसमें से धर्म संबंध प्रतिबिंब जो है ना, समझदारी का पूर्ण वस्तु, यही सहस्तित्व विधि से अध्ययन की मूल कारण है। हम जो ससम्मुख नहीं है उसका भी गुण स्वभाव धर्म को जानते हैं। बाबा, ये जड़ वस्तु में आपने कहा रूप प्रधान प्रतिबिंब, क्या रूप गुण नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि गुण भी तो प्रतिबिंबित हो जाता है ना, अगर ससम्मुखता में है। प्रभाव के रूप गुण को यदि प्रभाव रूप में प्रभावित करते हैं, हाँ। जैसा ब्लास्ट करते हैं, हाँ, ठीक बात। ब्लास्ट होता ही है। तो वो प्रभाव है। ठीक प्रभाव है। प्रभाव से प्रभाव का वो प्रतिबिंबित नहीं करता है, उसको दूसरे का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता होता है। ठीक बात। विशेष करके मनुष्य का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ही संसार के साथ विकृति सुकृति करने वाला व्यक्ति, ये लिखा है। पर जड़ भी तो परस्परता में बाबा इंटरैक्ट तो कर रहे होते हैं ना, उसको क्या कहेंगे? इंटरैक्ट कहाँ? जैसे धरती बनती है, बता तो दिया, सम्मिलन में उभय सुकृति उभय विकृति नाम की चीज है। इंटीग्रल होने के पश्चात जो अभी तक की जो विकास क्रम में उभय सुकृति ही होते आ गए, वो तो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। मानवीय विकृति का कारण बना। हाँ, नहीं, मैं तो सुकृति के अर्थ में ही पूछ रहा था कि वो भी तो परस्पर प्रभाव डाल रहे हैं। वही तो सुकृति के आधार पर भाई बात, वो ठीक है। हाँ, ये धरती जो एकत्रित हुआ, सुकृति के आधार पर जो है ना वनस्पति हुई, सुकृति के वनस्पति के साथ सुकृति हुई, उसके आधार पर जीव आया, उसके सुकृति के आधार पर मनुष्य आया। ठीक बात। यहाँ तक तो सुकृति की विधि भी नहीं, मनुष्य आने के बाद विकृतियां शुरू हुई। सारा काम यहाँ। ठीक बात है बाबा। ये जीवन परमाणु की भी छाया होती है बाबा? उसमें नहीं होता। नहीं होता। बताए ना, जीवन परमाणु में छाया नहीं मिलता है, बता तो दिया है। परमाणु जो है ना, अपने स्वरूप में कोई छाया को व्यक्त नहीं कर पाता। वो भी उसमें जो है ना, जीवन परमाणु सर्वाधिक गतिशील है, उसमें कोई छाया ही नहीं है। छाया ना होकर क्या प्रभाव से शुरू होता है, जीवन का प्रभाव होता है। जड़ वस्तु शरीर है, इसको जीवंत बनाए रखता है, तो आप सबके साथ है प्रमाण। तो बाबा, जब हम प्रतिबिंबन की बात कर रहे हैं, हम मनुष्य की चक्षु के अर्थ में बात करते हैं। हाँ, और किस अर्थ में?
प्रतिबिंब तो उतना ही है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी दिखने के अर्थ में बात कर रहे हैं, उसके प्रभाव को, तो इसके प्रभाव के अर्थ में सबके ऊपर होने वाली बात कर रहे हैं। अच्छा। और गुणों के बारे में, स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और अब आपने इसी संदर्भ में एक बार 4 शब्दों का प्रयोग किया था, रूप का प्रतिबिंबन, गुण का परावर्तन, स्वभाव का प्रभावन और धर्म का अनुभव। वही बात, इसे थोड़ा समझाइएगा। प्रकाश का प्रभाव नहीं, रूप का प्रतिबिंबन, गुण का परावर्तन, स्वभाव का प्रभावन और धर्म का अनुभव। ये होने वाली क्रम से सृष्टि में जो 4 अवस्था में होने वाले क्रम को बताया। तो हर वस्तु के ऊपर, जड़ चैतन्य के ऊपर प्रतिबिंब है रूप का। ठीक है ना? ठीक है। प्रतिबिंब का पहचान आंखों से मनुष्य में, उसी प्रकार जीवों में जैसा हम आंखों में जो है ना रात्रि को कई चीज पहचानते नहीं, जीवों में कई जीव रात्रि को पहचानते हैं आँख की बनावट के आधार पर है ना। उसके बाद आता है गुण का परावर्तन। और गुण का परावर्तन से मनुष्य में सुकृत विकृत होने वाली बात, वस्तु परस्परता में सुकृति विकृति की बात आ गई। गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में होने वाली बात आ गई। ठीक है ना? गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर जो है ना मनुष्य विशेष करके स्वभाव और धर्म को पहचानता है। गुण का परावर्तन थोड़ा समझाइएगा बाबा कुछ। परावर्तन का मतलब है एक गुणों का जो जैसा प्रभाव पड़ता है, गुण का उद्भव विभव प्रलयात्मक प्रभाव, 3 स्वरूप में प्रभाव पड़ता है। जैसे आग के सामने मैं हाथ रखती हूँ तो गर्म हो जाता है। अरे अभी तो ज्वार खड़े हुआ न रे, धरती के साथ कुछ मिलता है इसीलिए खड़ा है, मिलना बंद हो गया तो सो जाता है। आपके सामने रखा है ये ज्वार, धरती पर खड़ा है। ठीक बात है। ज्वार को धरती से कुछ मिल रहा है, वो प्रसन्न हरा भरा दिख रहा है। वो मिलना बंद हो गया तो सो जाता, खत्म हो जाता है। तो ये धरती पर ही उगा ना भाई, धरती पर ही हरा भरा है। ठीक बात है। धरती पर ही सूखेगा। हाँ, वो नहीं बात। जैसे सूर्य का भी प्रभाव पड़ता है, या किसी वस्तु में अगर ताप है, वो जो ज्वार का उद्भव विभव प्रलय से आपका जो संबंध है वो पूरा होता है। नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप, सुन लेते हैं। हाँ, क्या कहा? जैसे किसी वस्तु में ताप है, ठीक है बाबा, किसी गर्म वस्तु के पास मैं अपना हाथ रखती हूँ, उसे छूती नहीं हूँ लेकिन उसके पास रखती हूँ तो मेरा हाथ गर्म हो जाता है। ये कैसे हो रहा है? इसी का नाम परावर्तन नाम दिया है भाई। इसको कैसा किया जाए? लेकिन नहीं रहता है कंटिन्यूएशन, कुछ नहीं रहता। क्या पूछ रहे हो आप? नहीं तो मैं पूछ रही हूँ इसके पीछे प्रक्रिया यही है ना कि बीच के जो सारे परावर्तन विधि से होता है, सबसे पहले हो चुके हैं। तो इसे समझाइएगा बाबा इस प्रक्रिया को। परावर्तन परावर्तन जो है ना, जैसा आप यहाँ विरल वस्तुएं हैं, यहाँ चूल्हा जलाए हो, उसका चूल्हे के अंदर हाथ रखेंगे तो हाथ जलेगा। यहाँ तक आते हैं तो गर्म होता है, वहां तक होता है तो कुछ नहीं होता है। इतनी ही बात, ऐसे बात। तो ये कैसे हो रहा है बाबा? अरे कैसे हो रहा है? बीच में जितने परमाणु हैं उसके ऊपर आता है प्रभाव। अच्छा, वो धीरे धीरे कम होता है, वो पचा देते हैं। और अगर ना हो तो उतना ही आएगा वहाँ। हाँ, वही बस। तो अभी सूर्य का जो प्रतिबिंब जो है ना, ताप है, वो सब काफी दूर तक पहुंचता है। इतना ही बात है, क्योंकि बीच में कोई परमाणु नहीं है। प्रतिबिंब में कोई ताप नहीं है। नहीं, ताप की बात कर रही हूँ। जैसे ताप परावर्तित होता है बताया, तो उसका परावर्तित होने का जो गति है पदार्थ ही है, पदार्थ से पदार्थ के आधार पर परावर्तित होता है। तो जैसे सूर्य और धरती के बीच में कोई परमाणु अगर नहीं है, वो सबसे जितना कम हो करके यहाँ आया है। तो
इसलिए कम मतलब इसीलिए अपन जीवित होने योग्य है। क्योंकि सूर्य और धरती के बीच में कोई परमाणु नहीं है, तो धरती तक पहुंचने तक पचता नहीं है। क्या कहना, सूर्य और बीच में परमाणु नहीं है, तो फिर धरती तक आने तक वो उसका जो ताप है वो पचता नहीं है। हाँ, जहाँ परमाणु नहीं है वहाँ पचने की काम नहीं है। अच्छा। जहाँ तक वो अपने वातावरण में रहा वही ताप पुनः दूसरे के ऊपर आ जाता है सीधा, उतना ही ताप, वही तो लिखा है। मतलब उसके बाहरी वातावरण और धरती के बाहरी वातावरण में ताप बराबर हो हाँ, सके। वही बराबर हो जाता। और उसके बाद वो जो उसमें जितना पचता है पच करके वस्तु के ऊपर आता है, ठोस वस्तु के ऊपर, और उसके बाद उससे भी यदि ज्यादा होता है तो और किसी के ऊपर जाता है, ऐसा होते हुए जाता है। तो मतलब धरती के वातावरण का जो आखिरी परमाणु है उसका ताप सूर्य के ताप से बराबर होगा। सूर्य के अंतिम चरण में जो ताप रहता है उसके बराबर है। अच्छा। तो फिर जैसे ये सब रॉकेट वगैरह होते हैं जो ये धरती के वातावरण से बाहर निकल जाते हैं। ठीक। तो अगर धरती के वातावरण के अंतिम हिस्से का ताप इतना ज्यादा है तो वो पिघल क्यों नहीं जाते? क्या कहते? एक्चुअली इसको समझना होगा, ये ताप वाला खेल है, जैसे वहां पे इतने कम परमाणु हैं। इनका ये कहना है बाबा कि धरती सूर्य का जो बाहरी वातावरण है उसका ताप बहुत अधिक है, ऐसा हम लोग सुनते हैं, वो भी देखने की बात हो सकती है। तो फिर अब इनका कहना है, जो भी इनका कहना है कि हम कह रहे हैं कि धरती के बाहरी वातावरण में वही ताप है जो सूर्य के बाहरी वातावरण में। अब हम कोई रॉकेट भेजते हैं तो ये ताप उसको पिघला क्यों नहीं दे रहा? इसमें स्पेसिफिक पिघलाता इसीलिए बीच में वो के योग्य है। जैसा अब शून्य में पहुंचते हैं, शून्य में पहुंचते हैं तो कोई अपने वातावरण के साथ ही जाते हैं। सैटेलाइट जितने भी हैं ये तो रखा रहता है ना, वो सभी का सभी वो शून्य में ही रहते हैं, शून्य में अपने वातावरण के साथ रहते हैं। वो जितना पचा पाते हैं उसके अनुसार उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। नहीं, इनका दूसरा प्रश्न दूसरा है बाबा कि जब धरती से कोई सैटेलाइट निकल के शून्य में जा रहा है तो धरती के वातावरण को क्रॉस कर रहा है। अब जब हम कह रहे हैं कि ये बाहरी वातावरण का ताप बहुत अधिक है तो वो उस रॉकेट को वहीं पिघला क्यों नहीं दिया? वही पिघलाना योग्य नहीं है इसीलिए पिघलता नहीं है। हाँ, इसका मतलब पिघलाने योग्य नहीं है, इसका मतलब वही है। और कौन सा मतलब? पिघलाने योग्य वो ताप नहीं है। ताप नहीं है। अच्छा, वही बात, वो तो वही तो स्पष्ट है। नहीं तो सैटेलाइट सब पिघल जाना था, पिघलता नहीं, पिघल नहीं योग्य ताप नहीं है। यहाँ तक आ गए अपन, यहाँ तक प्रमाण हो गए। लेकिन अगर सूर्य जितना ही ताप है तो बहुत ताप होगा ना। उसके लिए क्या करें हम समझ में नहीं आता है। सूर्य की जो दूरी में जो सूर्य का अंतिम स्वरूप में जो रहता है वो बात डेंसिटी ऑफ मैटर का खेल नहीं होगी नहीं है। इसमें डेंसिटी ऑफ मैटर का खेल आ रहा है। यू नीड इनफ मॉलिक्यूल्स हीटेड अप टू बर्न समथिंग लाइक अ रॉकेट। वो इतने कम है वहां पर। आदमी जितना भी सोचा है, समझ पाया अनुमान से, वो सब जगह में वैसे ही प्रमाणित हो रहा है ऐसा नहीं है। अनुमान के जगह में ही रह सकता है। ये सब तो अभी सैटेलाइट जाने की बात ये प्रमाणित हो गया, स्पेस प्लेटफॉर्म हो गया तो ये पिघला नहीं होगी नहीं है। पहले हम सोचते रहे कि सूर्य के पास में कोई पहुंच गया उसके पहले सब भाग जाएगा, बस पिघल जाएगा, रह नहीं सकता। ये तीन ऐसा कह रहे हैं। ऐसे तो अपन सुनते रहे। हाँ, अभी स्पेस में जाकर के बहुत सारा झुंड हो गई है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है बाबा, ठीक है, उसकी प्रक्रिया समझने की बात हो रही। सोच सकते हैं इस पे थोड़ा सा। टेम्परेचर और हीट में थोड़ा फर्क है, मेरे को लग रहा है वो तो सब स्पष्ट है बात। लेकिन आपको तो अनुमान विधि की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ना बाबा। हमारे पास कोई अनुमान का मतलब ही नहीं है। प्रक्रिया जो है इस अनुमान से मुक्त, प्रक्रिया जो है अनुमान से मुक्त हर प्रक्रिया अनुमान से मुक्त।
और आपके पास अगर प्रक्रिया की समझ है, हमारा अनुमान से क्या हो जाता है, आपका अनुमान से क्या हो जाता है, कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, मनुष्य के पास है, वो रहता है, किंतु उससे कोई मतलब निकलता नहीं। वो ठीक है बाबा, मतलब जो प्रमाण से निकलता है, ठीक है ना। ऐसा युक्ति से सारे बात को अपने में समाना चाहिए। और बताओ कुछ अच्छी बात और, ठीक है। एक आज का कार्यक्रम ठीक बढ़िया, आज कुछ 2-3 बात स्पष्ट बढ़िया है। ऐसे ही धीरे धीरे हजम होगा। ब्रेक करूं क्या, कोई नेक्स्ट टॉपिक है? इसी से जुड़ा हुआ है। अभी आपने एक प्रकाशमान शब्द का प्रयोग किया था बाबा। प्रकाश का प्रकाशमान, हाँ, प्रकाशमान सभी हैं। तो प्रकाशमानता सब में है। प्रकाशमानता का मतलब प्रतिबिंबित होना। अच्छा, यही अर्थ है कि अनंत कोणों में प्रतिबिंबित है, ये बात कहा। ये पहले अपन पकड़े हैं कि नहीं पकड़े हैं पता नहीं पकड़े, सभी वो हर वस्तु प्रकाशमान है। ठीक बात। तो प्रकाशमान का इतना ही अर्थ है कि हर प्रतिबिंबित होने के रूप में, बस। प्रकाशमानता फिर सिर्फ रूप की अर्थ में है कि रूप गुण स्वभाव धर्म चारों का सम्मिलित प्रकाशमानता? प्रकाशमानता केवल रूप के अर्थ में है? हाँ, या उतना ही है। अच्छा। वो प्रकाशमानता रूप के अर्थ में, रूप में गुण स्वभाव धर्म समाई रहती है। अब रह गया कौन कौन किसकी प्रभावित होता है स्वभाव से, धर्म से और गुण से, वो अलग अलग है। क्योंकि गुण का प्रभाव तो मतलब रूप का प्रतिबिंबन तो ससम्मुखता में है, लेकिन गुण का प्रभाव तो ससम्मुखता में नहीं भी हो तब भी पड़ सकता है। वही तो बात कहा ना भाई, गुण का प्रभाव गुण से प्रभावित होना, ये कौन किससे होता है बराबर। तो जैसा ये धरती को देखने से पता लगता है ये समर्थ हुआ है, समर्थ हुआ है, तो समर्थ होने के बाद ही वनस्पति आई है, उस वनस्पति समर्थ होने के बाद जीव आया है, जीव आने के पश्चात मनुष्य आया, ये समर्थ होने के प्रक्रम रूप में आई। ये तो गुणों का प्रभाव जो होने के अर्थ में खूब काम किए हैं। ठीक बात है। ये तो बात आ गई, होने के अर्थ में खूब काम किए हैं, ये तो बात हो गई ना, यहाँ तक है। होने के रूप में सभी प्रतिबिंबित है, वस्तु प्रस्तुत है, चारों अवस्था प्रस्तुत हुआ होने के रूप में। अब उनके परस्परता में आ गया जो प्रतिबिंबन अनुबिंबन प्रभावन आ गए। प्रभाव आता है तो मनुष्य का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। मनुष्य का प्रभाव ज्यादा होने से ये सभी प्रकार से विरोधी विधि अस्तित्व सह-अस्तित्व के विरोधी काम करता है शुरू किए। अब फलस्वरूप धरती बीमार हो गई। रखा ये मनुष्य का प्रभाव से तो हुआ है। ठीक बात है। और किससे प्रभाव से हुआ? तो ठीक बात है। ठीक है, इतनी ही बात आपके सामने गवाही रखिए। ठीक बात है। अभी अपन चाहते हैं मनुष्य कम से कम न्याय पूर्वक जिया जाए, नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जिया जाए, ऐसा कामना कर रहे हैं। अभी अपना कामना प्रस्तावित है। ठीक बात है, उतना ही अभी तो बात इतनी। इसी को अपराध मुक्त जिंदगी के बारे में एक प्रस्ताव रखा। ठीक है बाबा, प्रस्ताव तो बढ़िया है। प्रस्ताव तो ठीक है, प्रस्ताव तगड़ा है, प्रस्ताव में कोई कमी नहीं। ठीक बात है। अब रह गए कि साकार होने में समय लगता है। ठीक बात है। ऐसा जैसा हमारे में साकार होना वो समय लगा, वैसे ही आप में भी कुछ समय लगता होगा। आपसे कम, हमसे कम हो गया और आपके आगे की पीढ़ी में उससे कम होगा। ठीक बात है। ऐसा अनुमान किए जा रहे हैं। ठीक है ना जी बाबा। ऐसा बात है। ऐसा शुभ के बारे में अपन सोचे। बाबा जैसे आप हमको अच्छे लगते हैं तो आपका रूप गुण स्वभाव धर्म का प्रभाव हम पर पड़ता है। अभी हमारा गुण स्वभाव धर्म से ही आपको अच्छा लगना बन रहा है। रूप से भी लग रहा है। देखो बाबा का साधारण बात है। ठीक है।
और किससे अच्छा लगता है? अच्छा लगने का बात इतना ही, ठीक है ना? ऐसा बात आ रहा है। बहुत अच्छी ढंग से परिशीलन करने वाला आदमी है, इसमें दो राय नहीं। अभी जो जिस बात को आपने बताया, इतने को परिशीलन करना मानव जाति में ही होता है और किसी में होता ही नहीं। ठीक बात, ठीक बात। ठीक है ना? परिशीलन के आधार पर जो स्वीकृतियां होता है श्रेष्ठता के अर्थ में होता है, यही बात, यही सीक्वेंस बनी हुई। परिशीलन के बाद, यदि विश्लेषण के बाद कोई चीज सार्थक लगता है, उसको आदमी अपनाता है। इसी आधार पर मनुष्य में गुणात्मक परिवर्तन की व्यवस्था बना। बिल्कुल ठीक बात। ठीक हो गए, ये ऐसा इसका सार्थकता बन गए। और आगे बहुत सुंदर।